तो प्यारे बच्चों देखो, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार देने वाले हो अपना विज्ञान का पेपर, तो भाई देखो हम विज्ञान का पेपर लेकर के आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, पेपर देने से पहले आप लोग ये जो मेरे पास विज्ञान का पेपर है, आप लोग इस विज्ञान के पेपर को जरूर तैयार करके जाना। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि पेपर देने से पहले आप लोग इस पेपर को जरूर देख लेना, है ना। और यहाँ से मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर बनने वाले हैं। आप लोगों का जो पेपर है यानी कि 25 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर लगा है। तो भाई जितने भी बच्चों का 25 फरवरी को पेपर है विज्ञान का, तो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को जरूर देख करके जाएं। अब देखो यहाँ पर ये मेरा कोड और वगैरह सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है ना। तो इस पेपर के भाई इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा। इस पेपर का मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा और मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ भी देने वाला हूँ। इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखो हमारे सारे के सारे निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश को पढ़ लेना। ये देखो सारे, यानी अब यहाँ पर दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 2 दिया है कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 दिया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके भर देना है। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो ये सारे सारे निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। अब मैं आप लोगों को इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करके देने वाला हूँ, ताकि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में बैठो तो आप लोग 70 में 70 नंबर आसानी से अपने पक्के कर लो। अब चलो भाई देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1 है ना, तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाता है। अब देखो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न मेरा दिया है इस पेपर का कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों, पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न दूसरा। प्रश्न सेकंड कहता है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। जो किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 को नोट करेंगे, जो कि पेपर में 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। ओम के नियम का फार्मूला पूछा गया है भाई, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में से जब पेपर में प्रश्न आए तो आप लोगों को सी ऑप्शन को ही सही करना है। देखो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का वायरल पेपर है, आप लोगों का वायरल पेपर है, और आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार करो भाई, है ना। वायरल पेपर है आप लोगों का, 25 फरवरी का वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर लिखा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो भाई 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन को सही करेंगे। अब आगे देखो हम लेकर के आ गए हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, जो कि यहाँ पर मेरा न्यूमेरिकल दिया गया है। पेपर में 1 नंबर का आएगा कि एक वैद्युत बल्ब पर 750 वोल्ट एवं 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। भाई उसके तंतु का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2500 ओम होगा कि 25 ओम की 625 ओम की 2.5 ओम हो जाएगा। तो बताइए भाई कितना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 625 को सही करेंगे, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी जो दिया है 625, इसको सही करेंगे। अब चलो देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 को लेकर के आ गए हैं आप लोगों के सामने कि हीटर का तार किसका बना होता है। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि हीटर का तार किसका बना होता है। ए ऑप्शन दिया तांबे का बना होता है, बी ऑप्शन दिया नाइक्रोम का बना होता है, सी ऑप्शन दिया टंगस्टन का बना होता है, डी ऑप्शन लोहे का बना होता है। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है कि हीटर का तार किसका बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, है ना। तो हीटर का तार जो होता है वो हमारा नाइक्रोम का बना होता है। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी है, तो लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई लेंस से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो पेपर में देखो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा, तो भाई कहाँ लेंस बनेगा, है ना। तो इसका देखो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2f पर, यानी कि 2f पर, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो देखो 7 प्रश्न आप लोगों के भौतिक विज्ञान के पूछे जाएंगे, तो 7 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अच्छा 7 प्रश्न के बाद अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का उपभाग 2।
यहाँ से आप लोगों का उपभाग 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि देखो यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रश्न, आप देखो 6 केमिस्ट्री के 6 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। केमिस्ट्री के 6 प्रश्न आएंगे, इतना आप लोगों को याद रखना है। पहला तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, एक ही बात है। Na2CO3.10H2 यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो मेरा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। CH4 दिया है, C2H6 दिया है, C2H4 दिया है, C2H5OH दिया है। ये 4 ऑप्शन है, लेकिन पूछा गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है इसमें। तो भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया है, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा C2H4, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा C3H4। C3H4 यानी कि इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा C3H4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन से पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पेपर में ये भी प्रश्न मेरा एक ही नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया मेरा Na2CO3, बी ऑप्शन दिया HCl, सी ऑप्शन दिया NaCl और डी ऑप्शन दिया NaCl2। ये मेरे 4 ऑप्शन है, लेकिन हमसे पूछा गया कि आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका प्रयोग करते हैं। तो भाई उसमें हम अपना Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखो, बात करते हैं जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो मेरा 12 है। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। प्यारे बच्चों, पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 12 है ना। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्लीय सही करेंगे, है ना। तो पूरा पेपर प्यारे बच्चों तैयार कर लेना, है ना। और मैं इसका PDF भी आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाए, और इस पेपर को पूरा तैयार करके चले जाना, है ना। और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। मतलब विरंजक चूर्ण पर अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा देते हैं तो भाई कौन सी गैस निकलती है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा Cl2, है ना। तो Cl2 यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, बात करते हैं जो मेरा अगला है उपभाग 3। उपभाग 3 को देखेंगे। उपभाग 3 में देखो कहता है कि मास्टर ग्रंथि क्या होती है। प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि क्या होती है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो, बात करते हैं फिर हम जो मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर दिया है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है कि ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। प्यारे बच्चों, इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 16 कहता है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। एक जो सामान्य मनुष्य जो होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो ये भी देखो पेपर में 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। तो इसका कम से कम भार होता है 1300 से 1400 ग्राम तक भार होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो, फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि क्या है। तो भाई हमसे पूछा गया कि केवल नर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है ना। तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, जो होती है केवल नर में पाई जाती है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। मतलब कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये आएगा। पैराथायराइड की पिट्यूटरी से स्रावित होता है, देखिए थायराइड से कि अग्न्याशय से। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18 हो गया। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा पैराथायराइड, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही करेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है।
किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो प्यारे बच्चों पेपर में देखो ये वाला प्रश्न भी 1 नंबर का ही आएगा कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो याद रखेंगे इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। अब प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो भाई प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को सही करने के ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बता दिए हैं और 20 प्रश्न आप लोग ये लो सारे सारे तैयार कर लो। अब आगे देखो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न आप लोगों की स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और यहाँ पर जो उपभाग 1 में देखो प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे मेरे भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के प्रश्न बात करेंगे। भौतिक विज्ञान के प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? उचित चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। यानी कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उसके साथ ही में हमको वहाँ पर एक उचित चित्र के द्वारा मतलब चित्र के द्वारा उसको समझाना पड़ेगा, है ना। और जब हम लोग चित्र के द्वारा समझा देंगे तो हमको 4 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर हमको मिलने वाले हैं। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। मतलब कि जब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो वहाँ पर गुजरने पर जो न्यूनतम और जो अधिकतम विचलन जो होता है वो किन रंगों का होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमसे पूछा गया किन रंगों का होता है। 4 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आने वाला है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देखो कहता है कि अवतल दर्पण के सम्मुख इसके ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों किरण आरेख खींचकर दर्शाना है। 4 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा, है ना। अब अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो है पेपर में 6 नंबर का आएगा, है ना। प्रश्न नंबर 4 जो 6 नंबर का आएगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों आप लोगों को मानव नेत्र का चित्र बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो 6 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न है। अब आगे देखो एक न्यूमेरिकल है जो कि यहाँ पर दिया है कि निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा। तो ये हमारा 6 नंबर का आएगा। अथवा करके दिया है। तो यहाँ से देखो मैंने आप लोगों को भौतिक विज्ञान के सारे सारे प्रश्न बता दिए। तो भौतिक विज्ञान के इतने ही प्रश्न 4 प्रश्न आते हैं भौतिक विज्ञान के, वो मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ से आप लोगों की केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। केमिस्ट्री के प्रश्न देख लो। यहाँ पर उपभाग 2 दिया है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। पेपर में 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को हमको मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाना है और समझाने के बाद हमको 4 नंबर दे दिए जाएंगे। अब अगला जो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जो मेरे पास जो हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तथापि यह अधातु है। क्यों अधातु है स्पष्ट कीजिए। तो भाई हमको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो 4 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा, है ना। अब आगे देखो नेक्स्ट मेरा प्रश्न कहता है कि एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो भाई 6 नंबर का पेपर में देखो प्रश्न आएगा ये वाला है। तो 6 नंबर का पेपर में ये वाला प्रश्न आएगा। इसके बाद एक अथवा करके दिया है। यहाँ पर देखो अथवा करके लिखा है कि ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल क्या है। एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो भाई 4 अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। तो इस तरीके से हमको समीकरण लिख देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से मेरा उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है। अब मेरा जो स्टार्ट होता है उपभाग 3 स्टार्ट होता है और उपभाग 3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, है ना। तो उपभाग 3 में हमारे बायोलॉजी के प्रश्नों को रखा गया है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उपभाग 3 देखो यहाँ पर लिखा है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर का पेपर में आएगा। सबसे पहले पूछा गया कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको परिवार नियोजन की परिभाषा लिखनी है। अब फिर ये देखो यहाँ पर कहा गया कि मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख भी करिए। मतलब कि जो मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उल्लेख भी करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे
कि मेरुरज्जु क्या होता है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है। यानी कि आप लोगों को बताने कि मेरुरज्जु क्या होता है और इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई 4 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आने वाला है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर, तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि धमनी, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है, पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है। मतलब इसमें हम लोग को धमनी और शिरा में अंतर बताना है और पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो भाई 4 नंबर का ये भी बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। मानव का जो पाचन तंत्र जो होता है उसका हमें नामांकित चित्र बना देना है ना। अच्छा, चित्र बनाने के बाद क्या करना है कि यकृत के कार्यों का भी वर्णन करना है। सबसे पहले हमको नामांकित चित्र बनाना है, मानव के पाचन तंत्र का चित्र बना देना है, फिर हमको यकृत के कार्यों का वर्णन भी करना है। 6 नंबर का पेपर में आएगा। एक अथवा करके दिया है कि रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से मेरा पूरा पेपर समाप्त हो जाता है। तो चलिए भाई, आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लीजिए और इसकी PDF मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा।